नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दो वीडियो दिख रही है, जहां पर एक उड़न खटोले में हमारे देश की मीडिया चौथे स्तंभ पर बजट को किस तरह से नोएडा मीडिया उसको दिखा रही है, और दूसरी तरफ रवीश कुमार घंटियां बजा रहे हैं। सॉरी, मेरे हाथ में घंटी नहीं है। वहां पर रवीश कुमार घंटियां बजा रहे हैं कि आप लोगों को मैं जगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई उड़न खटोला नहीं है, नहीं तो मैं भी नोएडा मीडिया की तरह यानी कि गोदी मीडिया की तरह उड़ के आपको बजट सुनाता, लेकिन मेरे पास उड़न खटोला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रवीश कुमार की, और रवीश कुमार की पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नज़र। दोस्तों, जैसे ही बजट पेश होने वाला था, लेकिन हमारी देश की मीडिया उसको विशेष रूप से किस तरह से बजट को पेश कर रही थी। हालांकि बजट आने वाला था, लेकिन उससे पहले ये विषय चल रहा था कि बजट आ रहा है, विशेष कपड़े में आ रहा है या विशेष संदूक में आ रहा है बजट। और रवीश कुमार ये खुद ही कहते हैं अपने वीडियो में कि नोएडा मीडिया किस तरह से उसको विशेष बनाया जा रहा है कि बजट में देखा भी नहीं है, लेकिन उसको फिर भी विशेष रूप दिया गया है कि बजट पेश होने वाला है। किस तरह से उड़न खटोला में हम बैठकर ये बजट 160 फुट की ऊंचाई पर हम ये बजट पेश कर रहे हैं कि बजट भी इतना ऊपर जाएगा जितनी हमारी ये क्रेन है 160 फीट, वैसे ही बजट भी इतना ही बड़ा होगा। विशेष कपड़े में लपेट के लाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटे सा एक क्लिप दिखाऊंगा कि गोदी मीडिया किस तरह से आपके बजट की विशेष चर्चा कर रहा है अपने पैनलिस्टों को बिठाकर। मैं सिर्फ गोदी मीडिया की ही बुराई नहीं करूंगा, रवीश कुमार ने अपने वीडियो में क्या कहा वो भी सुन लीजिए ज़रा। लेकिन बजट की हकीकत क्या है वो रवीश कुमार ने अच्छे से समझाया है। बजट आने के बाद यानी कि बजट से पहले गोदी मीडिया उड़न खटोले में उड़ रही थी, लेकिन बजट आने के बाद रवीश कुमार ने फेसबुक पेज पर लाइव आकर उन्होंने कहा है कि बजट की हकीकत क्या है और किस तरह से गोदी मीडिया की बैंड बजा दी, यानी कि ईंट से ईंट बजा दी गोदी मीडिया ने। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं रवीश कुमार का ये फेसबुक लाइव पेज। तो एक ख़ास चीज़ लाया हूँ आपके लिए, रुकिए। घंटी लाया हूँ, घंटी। ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, इसे भी बजनी चाहिए। ये भी बजने लगी है। दोनों घंटियाँ आपको बजा रहा हूँ यहाँ पे। क्यों बजा रहा हूँ अभी बताता हूँ। क्या है कि बजट पेश होने वाला है और टीवी पे तमाशा चल रहा है, और हम ये घंटी आपके लिए इसलिए बजा रहे हैं ताकि कोई ना कोई जाग जाए, तो इसलिए हम घंटी बजा रहे हैं। अगर आपके पास घंटी है तो आप भी घंटी बजाते रहिए। गोदी मीडिया ने क्या किया है कि आपको झूठ बताने के लिए पहले वो झूठ का पुलिंदा लेकर आया, अब झूठ का उड़न खटोला लेकर आया है, ऊपर ले गया है। पहले ही आप उसे देखते हुए अधर में लटके हैं, अब आप हवा में लटके रहेंगे। तो इसलिए हम ये घंटी बजा रहे हैं ताकि आप ज़मीन के नीचे आपकी नज़र जाए कि कहीं ज़मीन खिसक तो नहीं रही है। तो इसलिए हम घंटी बजाते हुए फेसबुक लाइव शुरू कर रहे हैं। ये काश अगर कोई और हमारे पास कोई चीज़ होती तो हम यहाँ पे ऐसे टांग देते तो और अच्छा लगता देखने में। ये घंटी बहुत सुंदर है वैसे। ये कर्नाटक में जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं वहाँ से हम लेकर आए हैं, और ये बहुत ही सुंदर है। देखिए क्या इसकी खूबसूरत डिज़ाइन है, और इसको स्पर्श करने में भी बहुत सुंदर है। बहुत ही नरम घंटी है ये एक तरह से। तो मेरी नज़र अब इधर उधर होती रहेगी क्योंकि बहुत सारा डेटा पढ़ना है और आपको बताना भी है। अब देखिए कि बजट और आर्थिक सर्वे में कितना कम फासला होता है। इतना मोटा आर्थिक सर्वे लेकर सरकार आती है और उस पर चर्चा करने के लिए ढंग से 2-4 दिन का भी वक्त नहीं मिलता है, और वो चला जाता है। जब तक आप पढ़ते हैं उसकी हेडलाइन आप नज़र जाती है आप तक सुबह में, तब तक वित्त मंत्री के बजट का भाषण शुरू हो चुका होता है। अभी आपको टीवी देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही जो 20 साल से चल रहा था वही चल रहा होगा कि वित्त मंत्री इनसे मिलने गई हैं, उनसे मिलने गई हैं, झोले में बजट है कि किसी शुभ वस्त्र में बजट लपेट कर लाया गया है, कि अटैची में है कि बक्सा में है। इन्हीं सब चीज़ों का कवरेज हो रहा होगा, और इन्हीं रवायतों में टेलीविज़न पे बजट की चर्चा जो है वो गायब हो जाती है। और अभी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे ही जो बजट को एक्सेलेंट, सुपर स्मार्ट, 10 में 10 नंबर देने लग जाएंगे, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब 10 में 10 दे ही रहे हैं, तो मेरी हालत ऐसी क्यों है कि आप पूछ कर देखिए।
बहुत चिंताजनक हालत है। 10,000 से भी कम कमाने वालों का देश भारत बनता जा रहा है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और अंदाज़ा भी होगा कि आपके आसपास के आम लोगों की सैलरी कितनी बढ़ रही है, क्या हो रहा है। फिर भी हमारा अंदाज़ा ये था कि जो सर्वे को लेकर अखबारों में हेडलाइनें छपेंगी वो बिल्कुल उसी के अनुरूप हैं। और लेकिन आप उसे ध्यान से देखिए, कई जगहों पर हेडलाइन आपको मिलेगी कि दुनिया में जो मंदी है उसका असर तो है, लेकिन भारत इसके बाद भी दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा। निर्यात घट जाएगा, लेकिन घरेलू मांग की वजह से हम दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। शायद ये पहली ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जो सबसे तेज़ गति से बढ़ेगी, जो निर्यात पर निर्भर नहीं होगी। आपने कभी सुना है ऐसा? तो मुझे भी, मेरा भी ज्ञानवर्धन कीजिए कि ऐसी कोई व्यवस्था बताइए, अर्थव्यवस्था बताइए जिसमें निर्यात के घटने की आशंका जताई जा रही हो, लेकिन घरेलू मांग के दम पर ये दावा किया जा रहा हो कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। यानी कि आप आयात कीजिए और उसके लिए आप डॉलर दीजिए, निर्यात कीजिए मगर निर्यात मत कीजिए और डॉलर भी मत कमाइए, फिर भी आप घरेलू मांग के आधार पर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, है कि नहीं? आप समझ गए, इसलिए आप घंटी बजाइए। ठीक, तो हो क्या रहा है कि उसी हेडलाइन के नीचे आप ध्यान से देखेंगे, अभी कोई अखबार फेंकिए नहीं, देखिएगा आराम से, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के संकटों, चेतावनियों, आशंकाओं की तस्वीर मिलेगी। जो दावे किए जा रहे हैं घर बनाने के, रसोई गैस देने के, ये सब पुराने दावे चल रहे हैं। इसमें भी बहुत बदलाव आ गया है। हम नहीं जानते कि जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लिए हैं, उन्होंने लोन पर कितना पैसा उठाया, अपना जो हिस्सा लगाया, उससे उनकी क्या हालत है। रसोई गैस के सिलेंडर की हालत आपने देख ली है कि सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट आई है कि लोगों ने सिलेंडर का इस्तेमाल छोड़कर वापस लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो वही सब दावे चल रहे हैं योजनाओं के, मगर बहुत सारी योजनाएं गायब हैं। 8 साल से ये कहा जा रहा है कि हम जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे थे उसका अब फायदा दिखेगा। बीच में कोविड के कारण रुकावट आ गई थी, अब फायदे का समय आ रहा है। हर समय अब आ रहा है इनका, इस पर चलता है। तो कहाँ गया भाई स्मार्ट सिटी, कहाँ गई आपकी स्किल इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, मेक इन इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है? इस पर आप बात ही नहीं करते, इसका कोई डेटा ही नहीं देते कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या घरेलू मांग के आधार पर फल फूल रहा है। ये बता दीजिए कि आपने कौन सा ऐसा मॉडल बनाया है मैन्युफैक्चरिंग का, मेक इन इंडिया का, जो निर्यात पर आधारित नहीं है, घरेलू मांग पर आधारित है। और अगर घरेलू मांग पर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तब फिर यहाँ के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कमाई इतनी कम क्यों है? क्यों वो 10,000 से कम कमा रहे हैं? अभी अरुण कुमार ने वायर में क्या लिखा है? यही लिखा है ना कि जो ई श्रम पोर्टल आया है, ई श्रम पोर्टल, उसमें जिन 28 करोड़ मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया है, किस लिए कराया किसी को पता नहीं है। इस उम्मीद में कि कुछ पैसे आ जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय ई श्रम पोर्टल में जो भी रजिस्टर्ड हुए थे, पंजीकरण जिन्होंने कराया था, उनके खाते में कुछ पैसे मिले थे, 500 या 1000 रुपए, ऐसे आप अखबार पुराना देख सकते हैं। लेकिन अब आप बताइए कि ई श्रम पोर्टल पर अरुण कुमार ने बताया है कि 28 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, मजदूरों ने कराए हैं, और उनमें से 90% से ज्यादा, मैं बाद में आगे और पढ़कर बताऊंगा, 10,000 से कम कमाने वाले लोग। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो सबसे तेज बढ़ने वाली है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सबसे कम कमाने वालों में शामिल होते जा रहे हैं, उसमें उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या ये बात किसी ने आपको बताई? नहीं बताई। इसीलिए हम घंटी लेकर आए हैं। हमारे पास उड़न खटोला नहीं है। उड़न खटोला होता तो आपको हवा में ले जाते और आपको ऐसे ही घुमाकर चकमा दिखाते। चकमा दिखाना होता है बजट के समय। स्टूडियो को चमकदार बना देना, भूं भाएं हाय हुई होता रहता है और कोई जानकारी आपको मिलती नहीं है। उसमें 4 लोग बैठ जाते हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में, आपकी हालत के बारे में ईमानदारी उनके भीतर है नहीं। लेकिन आप देख लीजिए कि जो आपके आसपास के किस तरह के रोजगार पैदा हो रहे हैं, पता तो कीजिए, तो आपको पता चलेगा। तो स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब चीज़ों पर अब बात ही नहीं होती है। क्या ये सब उस समय के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हिस्सा नहीं थे? राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या बजट का भाषण, सब में उसी तरह के दावे किए जा रहे हैं।
कि हर एक महीने में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। आप लखनऊ ही चले जाइए, जो वहाँ पर जो वहाँ का प्रमुख KPMG यही शायद नाम है, जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जाकर देखिए कि लोग सुबह सुबह लाइन कितनी लंबी लगती है। कभी जाकर देख आइए ना, इतने सारे यूट्यूबर हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पर। देखिए कि आम गरीब लोग सुपर स्पेशलिटी इलाज कराने के लिए कहाँ भाग कर आ रहे हैं। अस्पताल बन रहे हैं, डॉक्टर कहाँ है, लोगों के इलाज में सुविधाएं कहाँ हैं, वो सब तो कुछ भी नहीं है। जो अस्पताल पुराना है आप उसकी ही हालत अच्छी बेहतर बता दीजिए, उसकी हालत क्यों नहीं बेहतर बता रहे हैं आप। तो आप इमारतें बना रहे हैं, तो कह रहे हैं हम एक स्कूल बना दे रहे हैं और एक अस्पताल हर महीने बना दे रहे हैं। तो इस तरह के डेटा देखकर आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए स्किल इंडिया हो या स्मार्ट सिटी हो, अब सब गायब। अब आते हैं जीडीपी पर, विकास दर पर। 21-22 का सर्वे देखिए, पुराना वाला जो पिछले साल पेश हुआ, उसमें क्या कहा गया कि 22-23 के दौरान, उसमें यही कहा गया ना 21-22 के सर्वे में कि 22-23 के दौरान जीडीपी 8 से 8.5% हो गई। तो किस आधार पर दावा किया गया था? 8 से 8.5% की हेडलाइन तो छप गई होगी, हुई तो नहीं कभी, लेकिन उसके तुरंत बाद कितनी जीडीपी की भविष्यवाणियां आई, आप जरा सा गूगल सर्च कीजिए। सब में कभी 7%, कभी 6%, कभी 6.5%, कहीं 1% की कमी है तो कहीं 1.5% की कमी है, कहीं 2.5% की गिरावट है। तो 22-23 की जो जीडीपी है, कोई संस्था 6% बताती रही, कोई 6.5%। अब सरकार कह रही है कि 2022 और 23 की जो जीडीपी है, जो पिछला वित्त वर्ष है, उसकी जीडीपी 7% रहेगी। अगर इतनी हासिल हो जाती है, हालांकि और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि 6% रहेगी, अगर 7% भी हासिल होती है तो भी इकोनॉमिक सर्वे के अनुमान के हिसाब से 1 से 1.5% की कमी है। 8 से 8.5% का वादा किया गया था। और अब आप देखिए कि और अगर ये 2 से 6% की बात सही हो गई तो 2 से 2.5% की जीडीपी में कमी आएगी, जो आपके अनुमान थे 21-22 के आर्थिक सर्वे में। 2 से 2.5% की जीडीपी का कम हो जाना, उसके बाद भी ये हेडलाइन छपवाना कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, ये बहुत हिम्मत का काम है। सारे लोग फेल हो गए हैं, आप भी फेल हो गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 1 नंबर से फेल हुए हैं, तो हम ही टॉपर हैं फेलियर में। कमाल है। अब आते हैं रोजगार के आंकड़े पर। इस साल रोजगार, इस साल के आर्थिक सर्वे में, और हर जगह छपा है प्रमुखता से कि रोजगार बढ़ गया है ना। तो रोजगार बढ़ गया है। कोविड से पहले रोजगार का जो स्तर था उससे भी ज्यादा रिकवरी हो गई है। कमाल है। 10,000 से कम की नौकरियां इस देश में मिल रही हैं युवाओं को, और सरकार कह रही है कोविड से पहले जो बेरोजगारी का स्तर था उससे ज्यादा रिकवर कर गया हिंदुस्तान। तो अब बात यह है कि जो कम है, गिरावट आई है, उस गिरावट में कौन तेजी से बढ़ रहा है, जो ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है, उस पर ताली बज रही है। आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से आप वो हासिल नहीं कर सके, 8 साल में हासिल नहीं कर सके, जो भी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का दावा करते हैं, वो कहां आप हासिल कर सके। तो सर्वे में कहा है सरकार ने कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, जो 2020-21 में 4.2% पर आ गई, यानी घट गई। 5.8% से घटकर 4.2% पर आ गई। 2020-21 का ये आंकड़ा है। 21-22 चला गया, 22-23 चला गया, अब 23-24 शुरू होने वाला है। 2 साल पहले का आंकड़ा देखकर बताया जा रहा है कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है। कमाल ही है। आपको याद होगा कि 2018-19 में क्या हुआ था। लोकसभा का चुनाव आने वाला था, नौकरी एक मुद्दा बना था, तो उस मुद्दे को कैसे कुचल दिया गया। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। यही बता देते कि कितने युवाओं को पकौड़ा तलने के काम में रोजगार मिला है, ये भी बता दीजिए। डेटा को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। तो उस साल काफी बेरोजगार विवाद हुआ, और वो सर्वे था NSSO, नेशनल
स्टैटिस्टिकल सर्वे सर्वे का था, NSSO का था। तो 2017-18 का सर्वे, उसकी रिपोर्ट आने वाली थी, जिसमें ये बताया गया था, जो अखबारों में खबर छपी थी, खासकर सोमेश झा की बिजनेस स्टैंडर्ड में, कि इसमें ये कहा जाएगा कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। हंगामा मच गया, लोकसभा का चुनाव नजदीक आने वाला था, सरकार ने कह दिया ये डेटा फाइनल नहीं है और डेटा के रिलीज होने में देरी हुई। बाद में ये डेटा रिलीज होती है, लेकिन देरी होने से क्या हुआ कि NSSO के तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से रवीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि बजट किस तरह से पेश किया गया और नोएडा मीडिया किस तरह से उड़न खटोले में पेश कर रही है बजट को, जो बजट इतना है भी नहीं जितना ये 160 फीट की क्रेन पे बैठकर ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह से ये बजट की हकीकत दिखा रहे हैं। लेकिन हकीकत है क्या, ये रवीश कुमार ने भली भांति आपको समझा दिया है, लेकिन अब आपको सोचना है कि हकीकत, देश की सच्चाई कौन सामने ला रहा है, कौन नहीं ला रहा है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरह से नोएडा मीडिया इस तरह से, जो पर एक लिखा हुआ था कि निर्मला सीतारमण बैग में बजट विशेष कपड़े में समेट कर लाती है और बजट को किस तरह से संसद में पेश किया जा रहा है, उस पर घंटों डिबेटें चलती हैं और नोएडा मीडिया उसको आसमान तक ले जाएगी। देखिए मेरे पास ये एक खत आया है, उस पर मैं पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर नोएडा मीडिया उसको घंटों डिबेटें उसी बजट पे दिखाएगी। लेकिन उड़न खटोला में बैठकर बजट नीचे भक्तों को परेशेगी। इसमें लिखा है कि उड़न खटोले पर बैठकर जो बजट पेश कर रही हैं कि किस तरह से बजट को पेश किया जा रहा है उड़न खटोले में बैठकर और भक्तों के सामने ये परोसेगी। तो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, और सिर्फ गोदी मीडिया की बुराई नहीं की, बल्कि बजट में हकीकत क्या है उनकी भी जानकारी सामने लाई है और आपको इतना ज़ोर शोर से आपके सामने उड़न खटोले में दिखाया जा रहा है। आइए जितनी भी बातें सुनी, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो, अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो और देखना चाहते भी हो आगे कि रवीश कुमार ने क्या क्या मेन टॉपिक बताया है, क्योंकि रवीश कुमार ने लाइव स्पीच लगभग 22-24 मिनट का था, तो मैंने उसमें से कट करके कुछ पार्ट दिखाया है जो मेन जो आपको समझ में आ जाए। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हमारा नोटिफिकेशन मिले सोशल मीडिया, हमारा न्यूज़ 22 लाइव सोशल मीडिया है जो हकीकत दिखाता है गोदी मीडिया से हटकर, जैसे रवीश कुमार है उसी तरह हमारा भी एक पैटर्न है न्यूज़ 22 लाइव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला मजबूत रहे। तो दोस्तों देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव और नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब हमारी वीडियो रिलीज़ होगी तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, ऊपर स्लाइड करके डाउन करोगे तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।